हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आप सबका आज की इस क्लास में। जो कि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एमसीक्यूज लाओ एमसीक्यूज लाओ, और एमसीक्यूज लेकर आ गया हूँ 50 एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज है जो बहुत बार जो क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो आपके जो एसएसटी के एग्जाम, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखें कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊँ। ये एमसीक्यूज होंगे 50 एमसीक्यूज है, बट 50 नहीं है। ये 50 के साथ साथ मैं और भी आपको डिस्कस करूंगा। वो सारे मिनिमम आप मान के चलो कि 75 प्लस होने वाले हैं, और ये सारे एमसीक्यूज आपको स्किप करके नहीं जाने हैं। इनमें से ही आपको 70% एमसीक्यूज देखने को जरूर मिलेंगे। चांसेस ज्यादा यही है, ठीक है। पेपर में तो बना नहीं रहा हूं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड जो है वो मैं बता सकता हूं कि इतना हो सकता है, ठीक। अब देखिए, इसको आगे जाने से पहले वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पहला क्वेश्चन ये है कि विक्टर एमेन्युअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। मतलब कि इस ये जो है ये किंग जो है बन गया था, लेकिन कब बना था यूनाइटेड इटली। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ। मतलब यही क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, और वो ये पूछ लेंगे कि आप बताओ जी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी करवाया, लॉन्ग वीक प्रिपेयर करके जाना तो आपको आ जाएगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो कब हुआ था जी? 1861 में। 1861 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो गया था, और उसी टाइम में ये यूनिफाइड इटली के पहले किंग बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ विनय, मतलब विनय कांग्रेस जो है वो कब बनी थी, विनय कांग्रेस कब बनी थी, ये पूछा जा रहा है। तो विनय कांग्रेस भी पूछ सकते हैं, या वो ये पूछेंगे ट्रीटी ऑफ विनय, या पूछेंगे विनय कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। तो वो हुई थी जी 1815 में। 1815 में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और इसी से क्वेश्चन रिलेटेड जो 1815 को क्या हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ बैटल ऑफ वाटरलू भी इसी टाइम हुआ था। और यही वो दिन है, यही वो डेट है जो जब क्या हुआ था, जब नेपोलियन जो है हार गया था। नेपोलियन की डिफीट हुई थी। नेपोलियन जो है यहां पर क्या किया था, इसको हरा दिया गया था, डिफीटेड। ठीक, ये वही है। ये क्वेश्चन किसी तरीके से बैटल ऑफ वाटरलू भी पूछा जा सकता है, ट्रीटी ऑफ विनय भी पूछ सकता है, विनय कांग्रेस भी पूछ सकता है कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और ये भी पूछ सकता है कि नेपोलियन जो है वो फाइनली कब हार गया था, उसकी डिफीट कब हुई थी। तो 1815 को हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रेस यूपी पीजेंट्स इन 1918 एंड 19। तो ये पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन, आप इसमें कंफ्यूज होंगे। इस ऑर्गेनाइज का मतलब ये यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसका मीन है यहाँ पर लेड, है ना, कि इसको किसने लीड किया था, यूपी के पीजेंट्स को किसने लीड किया था 1918 और 1909 में। ठीक है, किसने किया था इसको लीड। तो देखो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र, या अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू को तो आप जानते होंगे, ये जो है ये इधर से बिलोंग नहीं करते थे, ये प्लांटेशन वर्कर से को लीड कर रहे थे। यहां पर देखिए ये क्या है, इसका जो आंसर आ जाएगा डेफिनेटली कौन सा, बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र। इसी से रिलेटेड आप दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था कि जितने भी यूपी के पेशेंट थे ना, यहां पर इनके ऊपर टैक्सेस जो है ना, वो इलीगल टैक्सेस जो है वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने इंपोज किए हुए थे, और ये इलीगल टैक्सेस वगैरह दे रहे थे। तो इनको लीड करने वाले थे बाबा रामचंद्र। उसके बाद औध कैसान सभा, औध कैसान सभा, औध कैसान सभा जो है ये कब बनी थी। ठीक है, हाँ, वह सेटअप बाई होम। अच्छा ठीक है, ये पूछा कि किसने बनाई थी, डेट भी बता दूंगा मैं आपको। तो आप इसमें देखिए कौन है, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल, सरदार पटेल। अब कौन सा इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, डेफिनेटली यही आंसर है। और औध किसान कब बनी थी, औध किसान सभा जो है ये बनी थी 1920 में। ये भी इसीलिए बनी थी कि यहां पर क्या किया जाएगा कि पीजेंट जो थे वो ये सेम यही कंडीशन थी कि वो टैक्सेस वगैरह उनसे इलीगल टैक्सेस वगैरह लिए जा रहे थे, और उन्हीं की को सपोर्ट करने के लिए ये जो है औध किसान सभा बनी थी। ठीक है, औध किसान सभा कब बनी थी, 1920 में। कौन थे इसके फाउंडर, किसने बनाई थी ये, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। ठीक, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट चलते हैं हम। साइमन कमीशन का पूछा है कि इंडिया में कब आए साइमन कमीशन। आपको पता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन सबसे पहले साइमन कमीशन क्यों आई थी, ये जो कमीशन आई थी ये क्यों आई थी। तो देखिए, ये एक रिव्यू कमेटी थी। ये क्या रिव्यू करने के लिए आई थी, ये रिव्यू करने के लिए आई थी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था 1919 में, है ना, मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको बोलते हैं। इसी के तहत किस तरीके से काम चल रहा है, क्या क्या उस रिफॉर्म से क्या क्या मतलब कितनी इंप्रूवमेंट आई क्या नहीं,
उसी को रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आई। पूछा यह जा रहा है कि इंडिया में साइमन कमीशन कब आई? तो इंडिया में साइमन कमीशन आई थी जी 1928। कौन थे जी इसके फाउंडर? तो देखो किसने बनाई थी, किसके नाम पे बनी थी ये? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, इनके नाम पे ये बनी थी और ये यहां पर आई थी, एक रिव्यू कमेटी थी जो इंडिया में आई थी। अब इसी को प्रोटेस्ट किया था यहां पे। क्यों प्रोटेस्ट किया था? क्योंकि ये वो कमीशन थी जिसमें सिर्फ ब्रिटिश थे, नो इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। जब इंडियन मेंबर कोई नहीं था तो जैसे ये कमीशन इंडिया में आई तो इंडियंस ने क्या किया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और यहां पर स्लोगन दिया क्या? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ठीक, क्यों? कि सभी इसमें ब्रिटिशर्स थे, इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था, इसलिए इसका बाइकाट किया गया। तो दो ही चीजें जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि ये स्लोगन जो कब आया, क्यों आया, और ये जो है इसमें क्यों जो है ये भी बता सकता है कि ये साइमन कमीशन का बाइकाट क्यों किया था इंडियंस ने? इसलिए किया था कि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। फिर से देख लें 1928 इसका आंसर है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की थी ब्रिटिश के खिलाफ, यानी इसमें ब्रिटिश गुड्स को बाइकाट किया था। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी? 99 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में, कब हुई थी जी? तो इसका आंसर सही रहेगा 1919। 1919 में ये मूवमेंट जो है ये स्टार्ट हुई थी। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये, नहीं आंसर मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी, आई एम सॉरी, ये 1920 में हुई थी, सॉरी सॉरी, ठीक है। रोजा रखा हुआ है यार, आप देख लेना कहीं अगर कोई गलती होगी तो उसको करेक्ट भी कर देना। ठीक है, 1920 में। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में हुआ था राउलेट एक्ट आया था। क्या आया था? राउलेट एक्ट, राउलेट एक्ट एक। दूसरा देखिएगा तो क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, आपको पता ही है। ठीक है, ये दो जो है ये दो इवेंट हुए थे 1919 में। 1922 अच्छा देखो कि ये 22 में क्या हुआ था? 22 में जो है 22 में ये पीक पे थी, कौन सी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो वो चल रही थी। अब ठीक है, उसके बाद इसको ये देख लेना ये क्या हुआ था, यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो विड्रा कर ली थी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ था? चोरी चोरा इंसिडेंट्स, चोरी चोरा इंसिडेंट्स हुआ था। और चोरी चोरा इंसिडेंट्स जो हुआ था इसमें 22 पुलिसमैन जो थे पुलिस स्टेशन में, इनको जला दिया था। तो यहां पर भी क्या हुआ था? विड्रॉ कर दिया गया था किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। गांधी जी ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है ये बन सकता है आपके लिए। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये साथ साथ देखो कितने कितने क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, दो दो तीन तीन क्वेश्चन और निकले तो ये 100+ ही जाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। अब नेक्स्ट देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस। पहले बता दिया आपका इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया। जलियांवाला बाग मैसेकर जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ? जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था जी 1919 में। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसमें कौन इन्वॉल्व था जी? कहां पर हुआ था ये? अमृतसर में। कहां पर हुआ था? अमृतसर में। कब हुआ था? डेट भी एग्जैक्ट बता दे सर। ये हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। और 13 अप्रैल को क्या था वहां पर? फेस्टिवल कौन सा था? बैसाखी। क्या था? बैसाखी था। और बैसाखी के फेस्टिवल पे क्या किया था? यहाँ पर बहुत सारे लोग जो वो जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उस दिन बहुत सारे वो जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, और दूसरा रीजन भी था जो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि कुछ फ्रीडम फाइटर को उन्होंने जो है वो क्या किया था? हाँ, अरेस्ट किया हुआ था। उनके लिए जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो है वो क्या करने के लिए, वहां से रिहा करने के लिए। तो ये लोग इकट्ठे हुए थे और इनके साथ जो है यहाँ पर क्या होता है इनके ऊपर जो इसमें इसमें था कौन? वो देखिए इसमें तो जनरल डायर जो था, जनरल डायर, उसने क्या किया था? ऑर्डर दिया था। और यहाँ पर फाइनली क्या हुआ? बहुत ज्यादा जो है वो हत्याकांड देखने को, बहुत ज्यादा खून रेजी हुई, बहुत सारे लोग जो वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो शहीद हो गए थे इंडियन। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये कौन जो है इसको क्या करा था? लीड करा था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेड बाय, डेफिनेटली इसका आंसर क्या आएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा इसका ये, अच्छा ब्लैंक पूछिए, ठीक है ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है। तो ये थे महात्मा गांधी,
मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक है। गांधी जी लेड कर रहे थे और कौन कर रहे थे, तो आसान सा है, ब्लैंक्स भी आएंगे, आपको ध्यान रखें ब्लैंक्स भी, और ब्लैंक्स के लिए ऑप्शन नहीं होते, तो सिंपल है, ये लीड कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1930 में स्टार्ट हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट जो ये कब स्टार्ट हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि गांधी जी बहुत देर से सारे नेशनलिस्ट डिमांड कर रहे थे, यार चले जाओ चले जाओ चले जाओ, तो जब हमें, पहले तो उन्होंने बोला हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, नहीं माने, और फिर वो इस तरीके से फिर फाइनली वो फाइनल इस चीज पे आ जाते कि चलो भारत छोड़ो और निकलो, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? 1942 में। 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? और ये स्लोगन आया था 1942 में ही, जब क्या हुआ था? जब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुई थी तभी ये स्लोगन गांधी जी ने दिया था। आंसर ही निकल गया, किसने दिया था? गांधी जी ने। एक काम करना, जब मैं आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं ना, तो जब जिस क्वेश्चन में पूछता हूं पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खुद से आंसर देने की कोशिश करें। हाँ, और इसमें यह भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपके जो है इस 50 में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके सही हुए। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? सारे जो सारे स्टूडेंट जो है वो जरूर 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 कमेंट करना कि आपके कितने सही है, आपको कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है। अच्छा, ये गांधी जी का स्लोगन था। नेहरू जी का कौन सा था? नेहरू जी का स्लोगन था आराम हराम है। आराम, आपके लिए भी आप आराम हराम है, ठीक है। आराम हराम है, ये किसका स्लोगन था? नेहरू जी का। सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्लोगन था ना वो था दिल्ली चलो, या आप बोलोगे स्पेलिंग गलत लिखा, स्पेलिंग नहीं है ही ऐसे ही, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। जब इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी सिंगापुर में, वहां पर इन्होंने ये स्लोगन दिया था। इनका एक और स्लोगन भी है, इनका एक और स्लोगन ये क्या इन्होंने कहा था? इफ यू विल गिव, इफ यू विल गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये स्लोगन भी इनका है, ये स्लोगन भी इनका। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 और। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रख लेना, इनका स्लोगन नहीं, इनका एक याद रख लेना कि इनकी एक स्टैच्यू बनी हुई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर है जी ये है गुजरात में। कहां पर? गुजरात, साबरमती रिवर पे इनकी जो है वो क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ये स्टेट, पहले स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को यूनाइट करने में, नहीं तो इंडिया बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो गया होता। राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, पहले डिस्कस करके आ चुका हूं, आपको बोलना नहीं है। 1919 में लाया गया था, और इस एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसको कहा था ब्लैक एक्ट। क्या कहा था? ब्लैक एक्ट। गांधी जी ने क्या कहा था इसको? ब्लैक एक्ट कहा गया था, ठीक है, क्योंकि ये लाया गया था यहाँ पर जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रही थी उसको सप्रेस करने, नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, और नेशनलिस्ट लीडर को बिना ट्रायल के उनको जो वो क्या करना, प्रिजन में डाल देना, मतलब जेल में डाल देना, ठीक। तो ये इसलिए आया था 1919 में। सर सिडनी राउलेट जो थे उनके नाम पे ये लाया गया था। साल्ट मार्च कब स्टार्ट हुई थी जी? अच्छा, ये पूछा है कहां से हुई थी साल्ट मार्च। अच्छा, कहां से पूछा है, तो याद में रखें, ये कहां से हुए थे? दिल्ली से, लाहौर से, मुंबई से, साबरमती। बिल्कुल, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? साबरमती आश्रम जो है गांधी जी का गुजरात में, वहां से साल्ट मार्च जो स्टार्ट हुई। साल्ट मार्च का नाम जो है, साल्ट मार्च का दूसरा नाम जो है वो डांडी मार्च भी है। क्या है? डांडी मार्च। हो सकता है आपको कहीं डांडी मार्च दे दे और आप कंफ्यूज हो जाए कि डांडी मार्च तो हमने पढ़ा नहीं। ये स्टार्ट हुई थी कब, तो डेट भी लिख ले, तो मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस भी किया, 1930 में हुई थी स्टार्ट। 1930 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और कब, कहा, अच्छा, साबरमती से चले थे कहां पर, कहां तक गए थे ये चले थे जी साबरमती से, साबरमती टू, इसको मैं रेस कर देता हूं, ठीक है, तो इसकी डेट इधर लिख देता हूं 1930। ये चले थे साबरमती टू डांडी कोस्ट ऑफ गुजरात, डांडी कोस्ट ऑफ गुजरात। ये यहां से यहां गए, कितने किलोमीटर इन्होंने डिस्टेंस जो वो कवर कितना किया था, तो आप ये लिख लें कि इन्होंने डिस्टेंस जो कवर किया था वो 240 माइल्स, 240 माइल्स डिस्टेंस था, और कितने डेज में किया था? 24 डेज में। कब से कब?
तो ये किया था जी, स्टार्ट हुई थी जो मूवमेंट वो हुई थी, स्टार्ट हुई थी मूवमेंट, आई थिंक डेट मुझे भूल गई, और 6 अप्रैल को ये वहां पहुंचे थे, और 24 डेज जो वो निकाल लेना आप, मतलब ये 6 यहाँ पर ये डांडी कोस्ट पे पहुंच गए थे कब, 6 अप्रैल को। फिर आप देख ली इसके अकॉर्डिंग आप डेट निकाल ली कि कब स्टार्ट हुई थी, थोड़ा सा भूल गया मैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए तो ये जो है साबरमती आश्रम से जो स्टार्ट हुई थी ये मूवमेंट, और 240 माइल्स इन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, 24 डेज में कवर किया था। उसके बाद ये याद रखना, ये याद रखना 245, और एक याद रखना कि इसमें कितने मेंबर थे, 78 इसमें वॉलेंटियर्स थे, 78 वॉलेंटियर्स, 78 वॉलेंटियर्स थे इसमें। दूसरी बात याद रखना कि क्या इसमें कोई वुमेन भी थी, हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। कौन सी ऐसी वुमेन इसमें इंपॉर्टेंट वुमेन जो आप एक नेशनल मान के चलो कि एक फ्रीडम फाइटर इसमें कौन थी, उसका नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था जी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी ये इनके साथ थी, समझ आ गई। तो क्या क्या मैंने बोला आपको, 60 मार्च जो वो स्टार्ट कब हुई थी, इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है, 1930 में स्टार्ट हुई थी, साबरमती से स्टार्ट हुई थी डांडी मार्च तक। कितना उन्होंने डिस्टेंस कवर किया था, तो 240 माइल्स, जो कि 390 किलोमीटर के समथिंग बनता है, और 24 डेज इनको लगे थे। 78 वॉलंटियर्स थे, जिनमें एक वुमेन, वो सारी वुमेन और भी थी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो वुमेन थी वो कौन थी, उसका नाम है सरोजनी नायडू, ठीक है। ये इतने सारे ये क्वेश्चन जो आपके लिए बन गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, भारत के लिए, भारत में जो सबसे पहले इंडिपेंडेंस के लिए जो वार लड़ी गई वो कौन सी थी, और अच्छा ये पूछा है कब, तो डेट पूछी है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, बताओ, शाबाश बताओ, वीडियो पास करो और बताओ आंसर। तो इसका आंसर है 1857 में, 1857 में जो है पहली वार जो वो हुई थी। यंग इटली वाज फाउंडेड बाय, किसने बनाई थी यंग इटली, यंग इटली जो है ना, ये एक सीक्रेट सोसाइटी, आपको पता है उसने सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू की थी, वो कौन था सीक्रेट सोसाइटी, और ये आदमी एक यंग इटली थी। और साथ में इस बार हो सकता है यंग इटली ना पूछ के वो यंग यूरोप पूछ ले, यंग यूरोप पूछ ले, तो अब आपको याद आ गया होगा, हो सकता है ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना, इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना, यंग यूरोप। तो यंग यूरोप पूछा, तो ये कौन था, तो इसका नाम था गिजप मैजिनी, गिजप मैजिनी जो है यंग इटली और यंग यूरोप जो है, ये दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी उन्होंने, ठीक। उसके बाद ये कौन थे, कैवर, ये आर्किटेक्ट ऑफ किसको माना जाता है, इटली का आर्किटेक्ट ऑफ इटली। उसके बाद नेपोलियन का आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक मिलिट्री कमांडर था जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है एक्सपीडिशन किया था। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन वाज बाइकाटेड बिकॉज इट हैड नो, अभी पहले पढ़ा के आया हूं, साइमन कमीशन को बाइकाट किया था, क्यों किया गया था, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, बिकॉज, हाँ बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर, तो कोई इंडियन मेंबर नहीं था, दैट इज वाई इसको क्या किया था, बाइकाट किया था। उसके बाद हाँ, रबर कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल, ज्योग्राफी में से आ गई, रबर कल्टीवेशन जो है वो एग्जांपल है किसकी, बताओ जी, कैसी एग्रीकल्चर है ये, तो इसको बोलते हैं हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। आप पूछोगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है सर, देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर हम ऐसे क्रॉप को बोलते हैं कि जिसका डायरेक्टली लिंक हो इंडस्ट्री से, है ना, बिना इंडस्ट्री में ले जाए हम उसका कोई भी यूज नहीं कर सकते। दूसरी एक और की क्या होता है कि ये फिक्स्ड होते हैं क्रॉप, जैसे आपने कॉफी वगैरह का देखा होगा ना, जैसे वीट है, राइस है, हम उसको काट देते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए वहां पर ही रहते हैं, इनका प्लांट जो वो वहां पर फिक्स्ड होता है, वो भी होता है, और ये डायरेक्टली लिंक होते हैं किसके साथ, इंडस्ट्री के साथ। तो ये रखना कि ये जो रबर कल्टीवेशन है ये क्या है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। ग्राउंड नट एंड रेप सीड्स जो है ये क्या है, कैसे सीड्स है, तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो क्या है, ऑयल सीड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश आप खुद करें, क्योंकि मैं अगर करूंगा ऐसे वेट करता रहूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। शुगर इज ए, कैसी इंडस्ट्री है ये, मतलब कैसी इंडस्ट्री है, शुगर जो है, शुगर की जो इंडस्ट्री है वो कैसी इंडस्ट्री है, ये पूछा है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, को पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रो बेस्ड होगी, है ना, उसके मिनरल इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है एग्रो। मैन्युफैक्चरिंग जो है ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शरी या क्वार्टनरी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्या, सेकेंडरी सेक्टर,
ठीक है, कौन सा आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को ही हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना, ये एग्रीकल्चर आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर। टर्शरी जो है ना, इसको बोलते हैं हम सर्विस सेक्टर। क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। ठीक है, और ये जो है ना, ये इसमें पता क्या आता है, इसमें जैसे आईआईटी के जो रिसर्चर होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं ना, जितने भी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इसमें आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें लिख ले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईआईटीज, ठीक है, और जितने भी रिसर्च वगैरह के रिलेटेड जितने भी नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन जो भी है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह, वो इसमें आ जाते हैं क्वार्टरनरी में। एक होता है क्विनरी। क्विनरी सेक्शन वो होता है, इधर लिख लेता हूं मैं आपको, क्विनरी। क्विनरी जो है वो इसमें इसमें आ जाएंगे जितने भी हमारे हायर ऑफिशियल्स है ना, हायर ऑफिशियल्स। हायर ऑफिशियल जितने भी हमारे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि गवर्नर है, ठीक है, मान के चलो कि गवर्नर है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये सब ये इसमें आ जाएंगे, इसको बोलते हैं हम क्यूनरी सेक्टर। तो ये समझ आ गया सेकेंडरी सेक्टर। हाँ, उसके बाद क्योंकि जितनी भी चीजें हम इसमें, ये रॉ मटेरियल होता है जिसमें जाके मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। नेक्स्ट ये विच मिनरल इज ए फॉसिल फ्यूल। कौन सा मिनरल इसमें से फॉसिल फ्यूल है? बताओ। इसका आंसर रहेगा कोल, क्योंकि बैरियम, यूरेनियम, जिंक ये सब नहीं है इसमें। फॉसिल फ्यूल जो वो कोल है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया इज, कौन सी स्टेट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी? व्हीट की। शाबाश, पास करे वीडियो को और जरूर आंसर दें। तो इसका आंसर है यूपी। क्या है? यूपी। अगर आपको पूछ ले राइस का, तो अगर चले मेज का लिख ले, मेज का, मेज का जो है, मेज के जो पूछ ले तो वो है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले इस बार, है ना, हो सकता है ये पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है ये, मेज का पूछ ले। मेज का ना पूछ के हो सकता है, हो सकता है वो कॉफी का पूछ ले, कॉफी का भी पूछ सकते हैं। कॉफी की कौन सी है जी? कर्नाटका। कर्नाटका ये, ठीक है। बुडानगिरी हिल्स में इसकी सबसे ज्यादा खेती होती है। कहां पर होती है कॉफी की खेती? बुडानगिरी हिल्स में, बुडानगिरी हिल्स, ठीक है। और उसके बाद अगर टी की पूछ ले, टी की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहां होती है? तो आसाम में। टी की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा कहां होती है? आसाम में। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। अच्छा, ये राइस का मैंने उधर स्किप कर दिया, आ ही गया इधर। तो राइस की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है? वेस्ट बंगाल। कौन सी है? वेस्ट बंगाल। अच्छा, एमपी का अगर पूछ ले, तो अगर हो सकता है एमपी का आ जाए, तो इसका याद रखना कि ये सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किसकी होती है? पल्सिस की होती है। एग्रो इंडस्ट्री आर लेबर इंटेंसिव। हाँ, क्या एग्रो इंडस्ट्री जितनी भी है क्या ये लेबर इंटेंसिव है? तो बिल्कुल सही आंसर है, राइट, ट्रू। इसका ट्रू आएगा। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कौन सा है जिसमें ऑयल की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है? तो इसका आंसर आएगा मुंबई हाई। क्या आएगा? मुंबई हाई, ठीक है। ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है इंडिया में। उसके बाद नदर्न प्लेन्स आर फाउंड बाई, इसका मतलब सॉइल पूछी है कि कौन सी सॉइल से नदर्न प्लेन्स बने, तो बताओ जी। तो नदर्न प्लेन्स जो है ये कौन सी सॉइल से बने? तो एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल डिपॉजिट। तो एल्यूवियल सॉइल जो होती है ये ज्यादा काम बनती है जहां पर रिवर डिपोजिशन होते हैं, रिवर डिपोजिशन की वजह से बनती है, रिवर डिपोजिशनल सॉइल होती है। और ये एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और ठीक है, इसके बाद हो सकता है आपको ये नदर्न प्लेन्स ना पूछ के ये पूछ लेंगे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, हो सकता है ये पूछ ले, वो ना दे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूवियल साइल, एल्यूवियल साइल सबसे ज्यादा फर्टाइल साइल होती है, और ये रिवर वैलीज में ही बनती है जहां पर रिवर डिपोजिशंस वगैरह करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब है सॉइल सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा कौन सी सुटेबल है सॉइल? तो वो हो जाएगा लेटराइट सॉइल। कौन सी सॉइल हो जाएगी? लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल। अच्छा, इसको एक नाम और देते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रिक सॉइल। क्या बोलते हैं? ब्रिक सॉइल भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है ब्लैक सॉइल से, याद रख लेना,
ब्लैक साइल को और क्या कहा जाता है, और ब्लैक साइल जो है वो किस क्रॉप के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन उसकी होती है, तो काटन की कल्टीवेशन होती है, और इसको काटन साइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काटन साइल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जी आपके लिए क्वेश्चन जो है वो है पूछा हुआ है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो ये किस नदी पे है, किस नदी पे, रिवर का पूछा हुआ है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है वो है महानदी रिवर पे। कहां पर, महानदी रिवर पे है, महानदी रिवर, ठीक है। तो महानदी रिवर पे अब ये पूछ ले कि स्टेट कौन सी है, तो है उड़ीसा। कौन सी स्टेट है, उड़ीसा, ठीक। अब हो सकता है इस बार वो आपको एग्जामिनर जो है वो ये ना पूछ के, हो सकता है वो पूछ ले तहरी डैम, तहरी डैम पूछ ले, तहरी डैम पूछ ले, तहरी ना पूछ के वो हो सकता है बाखड़ा डैम पूछ ले, ठीक है। सबसे पहले मैं इनकी रिवर बता देता हूँ, किस रिवर पे है ये, रिवर बता देता हूँ। तो रिवर जो तहरी डैम है ये भागीरथी रिवर पे है, भागीरथी। और बाखड़ा जो ये किस पर है, ये सतलुज रिवर पे है। किस रिवर पे है, सतलुज पे। और इनकी स्टेट भी आगे मैं लिख देता हूँ किस स्टेट में है। तहरी जो है ये यूके उत्तराखंड में है। कहां पर है, उत्तराखंड। और बाखड़ा जो है ये कहां पर है, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले वो कि तहरी डैम किस रिवर पे है या किस स्टेट में है, बाखड़ा डैम किस स्टेट में है या किस नदी पर है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाए, ये स्टेट इधर आ गई और इधर ये नदी आ गई, ठीक है। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है, बताओ जी। क्या वो कोल है, पेट्रोलियम है, विंड है या नेचुरल गैस। रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज कर पाए। तो देखो आपको पता है कि ये चीजें तो नहीं है, इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर विंड हो जाए। विंड इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। नेक्स्ट है जी, अच्छा एक चीज याद रखना, रिन्यूएबल को, रिन्यूएबल को हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल रिसोर्स भी बोलते हैं। ये भी याद रखना, हो सकता है उल्टा क्वेश्चन पूछ ले आपको। रूल ऑफ पीपल इज नोन एज, अच्छा ये आगे पॉलिटिकल साइंस जो आपका सिविक्स वाला चैप्टर है। रूल ऑफ पीपल जो है वो उसको क्या कहा जाता है, जिसका क्या आंसर है, डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है, डेमो का मीन क्या होता है, पीपल। क्रेसी जो ये क्रेटस वर्ड से लिया जिसका मतलब होता है पावर, तो पीपल्स पावर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। किसको रिस्पॉन्सिबल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, वो किसको अकाउंटेबल होती है। तो जाहिर सी बात है लोगों को, क्योंकि लोगों को जवाब देना होता है उसको, ठीक है। मिनिमम वोटिंग एज इंडिया में कितनी है, तो मिनिमम वोटिंग एज जो है वो है 18। पहले कितनी होती थी, 21। तो 61st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको लाया गया, किसमें, इसकी एज जो है 21 से कितनी कर दी, 18, ठीक है। अभी 18 ईयर के हो जाओगे तो वोट कास्ट कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कैसी बॉडी है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड, आरटीआई। हो सकता है वो डायरेक्ट कभी आपको आरटीआई लिख दे, तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो वो पास कब हुआ था, 4 में, 2004 में, 5 में, 6 में, 7 में, 2005 में जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था। उसके बाद है लोकसभा इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ, क्या पूछा है, लोकसभा इज आल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और लोकसभा को हम लवर हाउस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लवर हाउस। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, क्या बोलते हैं, अपर हाउस। हो सकता है क्वेश्चन इस बार ये पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस तरीके से भी पूछ सकता है इसको क्या कहते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि इसको किसका हाउस कहा जाता है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हेड ऑफ द स्टेट इज इन इंडिया इज, कौन होता है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। पहले बोल रहा हूं कि वीडियो पास करके आंसर आप खुद दे पहले फिर देखें, प्रेसिडेंट। अगर आपको आ जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हो सकता है आपको पूछ ले हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया, तो उसका पता भी होना चाहिए।
वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, कितने यूनियन टेरिटरीज? शाबाश, करो इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा जी 8। कितनी है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है? 8। और आप स्टेट का भी करके जाना कि स्टेट कितनी है, ठीक है, स्टेट कितनी, कमेंट भी करना और आप याद भी करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डेमोक्रेसी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करती है, क्या ये सही है या गलत है? पीपल का कंट्रीब्यूशन भी होता है इसमें सब, तो बिल्कुल सही है, ट्रू लिखना है, ठीक है। ट्रू फास्ट भी आ सकता है आपको, फुल फॉर्म भी, ये सब। अब ये पी की जो फुल फॉर्म है ये बताए कि इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या है। शाबाश, बताओ। ये है, इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, अडॉप्ट कब किया था। दो क्वेश्चन बनेंगे कि वो केम इनटू फोर्स, मतलब कि इंप्लीमेंट कब हुई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंप्लीमेंट कब हुआ, और क्वेश्चन आ जाएगा अडॉप्ट कब हुआ। तो ये क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो है 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को ही हम क्या करते हैं, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, तो उसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। केम इनटू फोर्स, अगर ये पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इंप्लीमेंट कब हुआ, तो हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। और ये 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हो सकता है इस बार वो एनडीपी पूछ ले, एनडीपी पूछ ले, एनडीपी का क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको। और जीएनपी भी पूछ सकते हैं, देखो एक याद रख लेना, एनडीपी भी याद रखना और जीएनपी भी याद रखना, बोल रहा हूं आप लिख लेना। एनडीपी हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का हो जाएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये सब इनकी फुल फॉर्म जो याद रखना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपको, टर्शियरी सेक्टर को और क्या कहा जाता है। अभी पहले मैं डिस्कस करके आया था जब मैंने पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पूछा था किसको क्या कहते हैं, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि टर्शियरी सेक्टर को और क्या कहते हैं, टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। विच सेक्टर प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, अभी पहले बताया क्या था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ मैंने बताया था कि कौन सा सेक्टर जो वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। शाबाश, किसमें होता है, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर जाके सेकेंडरी सेक्टर में कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। फिर ये आगे जो मैंने उधर आपको बताया था क्यूनरी क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमारे हाईएस्ट ऑफिशियल जो आ जाते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब, तो वो क्यूनरी में आ जाते हैं। क्वार्टरनरी मैंने आपको पहले बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकंड, इसमें पूछा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको कहां देखने को मिलती है, किस एरिया में देखने को मिलती है, अर्बन एरिया या रूरल एरिया, तो यही पूछा है इसमें। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें देखने को मिलती है रूरल एरियाज में, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो फिर उनको 6 मंथ के लिए वेट करना पड़ता है, जैसे आजकल, ठीक है। नदर्न इंडिया में देखें तो ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलती है रूरल एरिया। SHG क्या है, SHG की फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। ये इसको जो है ना सपोर्ट कौन करता है, नबार्ड। नबार्ड पता है, नबार्ड की फुल फॉर्म मुझे इसमें जरूर बताना, नबार्ड इसकी फुल फॉर्म बताना, ये एक बैंक है, बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है, जरूर बताना। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा क्रॉप पूछा कि किस क्रॉप की प्रोडक्शन जो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी थी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था, 1966 से 67 में, ठीक है। लाया किसने था इंडिया में, MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन ने लाया था, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है वो, या ये पूछेगा कि इसको इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। कब आया था, डेट भी पूछ सकते हैं। और इधर पूछा हो कि कौन से क्रॉप की जो है ना वो क्या हुई थी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी,
तो किसकी? वीट। कौन सी क्रॉप? वीट। तो इसका आंसर वीट है। ठीक, इसमें लाया क्या था ये भी याद रख लेना कि हाई यील्ड वैरायटी सीड, ठीक है, और इरिगेशन के लिए ट्रैक्टर वगैरह, ये सारी चीजें जो उन्होंने लाई थी ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट है, हरी पर्वत इज लोकेटेड कहां पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो, श्रीनगर, कुपवाड़ा, ले या गांधरबल। तो इसका आंसर आ जाएगा श्रीनगर। क्या आ जाएगा? श्रीनगर। नेक्स्ट है जी, असेशन ऑफ J&K टुक प्लेस इन एयर। कौन एयर पूछा कि किस साल में जम्मू एंड कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था इंडिया के साथ? डेट पूछिए। 26 अक्टूबर 1947 में। किया किसने था? दूसरा ही क्वेश्चन पूछा है, किसने किया था? महाराजा कौन था इधर उस टाइम में? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह, ठीक है, डोगरा रूलर थे। जम्मू रीजन को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ टेम्पल्स। लैंड ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच डिजास्टर इज नॉट कॉमन इन J&K। J&K में कौन सा डिजास्टर जो वो नहीं देखने को आपको मिलता है? बताओ। अब जाहिर सी बात है, फ्लड भी होते हैं यहाँ पर, अर्थक्वेक भी होता है यहाँ पर, और एवेलेंचेस वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं, जो ज्यादातर स्नोफॉल के टाइम में आजकल देखने को मिलते हैं आपको, एवेलेंचेस वगैरह। कौन सा नहीं होता? साइक्लोन। क्योंकि साइक्लोन होगा, अगर ये कोस्टल स्टेट होती तो तब साइक्लोन आता, यहाँ कौन सा साइक्लोन आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साइक्लोन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो ये वीडियो खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी इससे। और जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, ये लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो ये 75 to 80 की रेंज में होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन और भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे जरूर हेल्प होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।